हाँ जी, तो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 का सेकंड पार्ट। हमने पोर्टर फोर्सेस थोड़ा सा समझा था, ठीक है, और उसको मैं नोट्स के साथ कॉम्प्लीमेंट करूंगा, ठीक है। तो हमने देखा था कि दो तरह के फोर्स होते हैं पोर्टर में, एक होता है हॉरिजॉन्टल फोर्स, होते होता है वर्टिकल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स जो मोटा मोटा कंपटीशन से रिलेटेड है और वो एक थ्रेट है, ठीक है। वर्टिकल फोर्स जो है वो बार्गेनिंग पावर है, ठीक है। तो थ्रेट जो है वो सब्स्टिट्यूशन का थ्रेट है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मेरा अल्टरनेटिव है कोई ऐसा जो मेरी इंडस्ट्री की वाइबिलिटी को इम्पैक्ट कर देगा, ठीक है। ऐसा कुछ अल्टरनेटिव आ रहा है जैसे ईवी, राइट। तो ईवी इज अ सब्स्टिट्यूशन थ्रेट फॉर ऑटोमोबाइल, ट्रेडिशनल ऑटोमोबाइल। कोई नया कॉम्पिटिटर अगर मार्केट में इंटर हो रहा है तो न्यू एंट्रेंट, और कोई इंटेंसिटी कंपटीशन है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर में, ठीक है। कोई एग्जिस्टिंग आपकी, आई वुड से कोई एग्जिस्टिंग राइवलरी है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। इंडस्ट्री राइवलरी क्या हो सकती है, ठीक है, कैसे हो सकती है। अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है पता है? कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट। आपने बार बार सुना होगा ये वर्ड। शार्क टैंक अगर आप देखते हो ना तो आपने ज़रूर सुना होगा कि यार आपका प्रोडक्ट बहुत कमोडिटाइज्ड है। आप समझना कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, पता है? कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है ये फ़ोन का कवर। ये फ़ोन का कवर मैं ब्रांड ब्रांड देख के नहीं लेता, समझ रहे हो? मेरे को जो पसंद आ गया मैंने ले लिया, मेरे को जो सस्ता मिल गया मैंने ले लिया, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है जब ज़्यादा कॉम्पिटिटर होंगे और उनके सारे के सारे प्रोडक्ट कमोडिटाइज्ड होते हैं, तो कमोडिटाइज्ड में मतलब जैसे टमाटर देख रहे हो आप, तो टमाटर आप कहीं भी जाते हो जहाँ सस्ता मिलेगा आप ले लोगे। तीन लोग टमाटर बेच रहे, तीनों के एक जैसे दिख रहे हैं, जो सस्ता टमाटर देगा आप उसको ले लोगे, ठीक है। और इसके कारण एग्रेसिव प्राइसिंग होती है, वो एकदम कट टू कट, कोई 10 रुपए तो मैंने 9 रुपए 8 रुपए, समझ रहे हो आप? इसके कारण क्या होता है कंपटीशन बढ़ जाता है। जब कंपटीशन बढ़ेगा ये सब होगा, जब मच्छी बाजार लगा दोगे ना, अरे यार कचरा कर दिया, मार्केट का कचरा हो गया, अब तो पहले जैसी बात नहीं रही। क्यों नहीं रही पता है? क्योंकि अब ना तो पहले जैसी सेल्स रही और ना पहले जैसे प्रॉफिट रहे। अब रेवेन्यू भी कम है और प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं है। ऐसे जगहों पर ब्रांड इनोवेशन और ब्रांड बिल्डिंग बहुत क्रूशियल हो जाता है कि आप डिफरेंशिएशन क्या क्रिएट कर रहे हो, समझ रहे हो आप? और इंडिया की ऑडियंस क्या है ना, वो प्राइस सेंसिटिव ऑडियंस है, वो 1 मिनट में स्विच कर जाती है। जो ज्यादा डिस्काउंट देगा उसको स्विच कर जाएगी, पता है आपको? किसी ने कुणाल शाह जो क्रेडिट के फाउंडर हैं उनसे पूछा था कि आपके हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा सर्विस ऐप कौन सा बनेगा, मतलब फोन पे है, गूगल पे है, आपका पेटीएम है, स्विगी है, जोमेटो है। उन्होंने बोला कोई भी नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज जो भी बड़ा बनेगा ना उससे बड़ा कोई आएगा और उससे ज़्यादा डिस्काउंट देना शुरू करेगा, लोग मूव कर जाएंगे, तो कभी भी कोई बड़ा नहीं रह पाएगा। बोले इंडिया की ऑडियंस जो है ना वो इतनी ज़्यादा इनसेंसिटिव ऑडियंस है, और आई वुड से इतनी ज़्यादा डिसलॉयल ऑडियंस है, वो प्राइस सेंसिटिव ऑडियंस है कि जो ज़्यादा डिस्काउंट देगी उसकी तरफ बढ़ जाएगी, ठीक है। वैसे ही थ्रेट्स ऑफ सब्सटीट्यूट क्या होते हैं? जब आपको लग रहा है कि कोई आपसे अच्छा क्वालिटी और बेटर एक्सपीरियंस ऑफर कर सकता है, आपको दिख रहा है कि अगर आपने चेंज नहीं करा, ठीक है, तो आप डूब जाओगे ऐसे टाइम पर। लाइक फॉर एग्जांपल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बड़े इंडिया में जिन्होंने ट्रेडिशनल क्लासरूम एजुकेशन को थ्रेट लगाया, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट हो गया, ठीक है। बार्गेनिंग पावर, ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार पूरा अच्छे से, ठीक है, एक बार आप सब अच्छे से पढ़िएगा इसको। चलिए अब अपन एक बार फिर से आते हैं और समझते हैं बीसीजी मैट्रिक्स। तो बीसीजी है ना, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप करके एक कंपनी है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म इन ग्लोबली। तो उन्होंने है ना एक मैट्रिक्स बनाया था कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा बिजनेस हमें रखना चाहिए, कौन सा बिजनेस हमें निकाल के फेंक देना चाहिए। जैसे अडानी जी हैं, ठीक है, या महिंद्रा जी हैं, या अंबानी जी हैं, या गोदरेज जी हैं, जो बड़े घराने हैं, इनके पास बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कौन से बिजनेस को कंटिन्यू रखना है और कौन से बिजनेस को निकाल के फेंक देना है, ठीक है। तो इसमें है ना इन्होंने कुछ क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने बोला था आपको दो चीजें देखनी है। एक आपको ये देखनी है कि आपका मार्केट में शेयर कितना है, ठीक है।
और दूसरा ये देखना है कि मार्केट की ओवरऑल ग्रोथ कितनी है। अगर आपका मार्केट में शेयर हाई है, दिस इज लो टू हाई, राइट, एंड दिस इज ग्रोथ इज ऑल्सो लो टू हाई, दिस इज हाई ग्रोथ, दिस इज लो ग्रोथ, दिस इज लो शेयर, दिस इज हाई शेयर। अगर आपका मार्केट में शेयर हाई है, ठीक है, आप बड़ा मार्केट है आपका, बड़ा मार्केट शेयर है आपका, और उस मार्केट की ओवरऑल ग्रोथ भी हाई है, तो ये तो आपके स्टार परफॉर्मर है, इनको तो चुम्मा दो, गुड नाइट किस करो रोज, राइट। ऐसा कोई बिजनेस है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल जियो, राइट, जियो बिजनेस, उसमें मार्केट शेयर हाई है, ठीक है, और कुछ भी अगर वो इनोवेशन लेके आते तो उसके कारण ग्रोथ भी हाई है, जियो इंटरनेट वगैरह, ये वो पूरा इंटरनेट पेनिट्रेट कर देगा अभी, और ब्रॉडबैंड भी पेनिट्रेट करेगा, समझ रहे हो, ये आपके ग्रोथ है, स्टार्स है, ठीक है। कोई ऐसा बिजनेस है जहां पर ग्रोथ लो है, मार्केट अब में ज्यादा कोई ग्रोथ बची नहीं है, लेकिन आपका मार्केट शेयर बहुत तगड़ा है, लाइक सेरेलैक, नेस्ले, ठीक है, वो कैश काउ है, आपकी दुधारू गाय है, उससे दूध निकालते रहो, क्योंकि आपने जो मेहनत करी ना इतना बड़ा मार्केट शेयर अचीव करने के लिए, अब ये आपको परिणाम देना शुरू करेगी। कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका मार्केट शेयर भी कम है और उस बिजनेस में ग्रोथ भी नहीं है, ठीक है, मार्केट शेयर भी आपका कम है और बिजनेस में भी ग्रोथ नहीं है, समझ रहे हो आप। जैसे कैसे कोई पार्क वार्क, अम्यूजमेंट पार्क का बिजनेस, ना मार्केट शेयर है ना बस हो गया ना, हो गया अम्यूजमेंट पार्क, कौन जाता है अम्यूजमेंट पार्क, राइट। तो ये डॉग्स हैं, इनको निकाल के फेंको, बाहर काट के रखो। समझना, कोई ऐसा है जिसमें आपका मार्केट शेयर कम है लेकिन उस मार्केट में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ये क्वेश्चन मार्क वाला बिजनेस है, यहां पर आपको पूरी की पूरी अपनी एनर्जी फोकस करनी चाहिए। ये प्रैक्टिकल इतना यूज़ नहीं होता है, बहुत रेयरली यूज़ होता है, कर सकते हो ऐसी बात नहीं, करते भी होंगे लोग, ठीक है, बट मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं इसको यूज़ होते हुए अपनी लाइफ में, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर इसको अपन ऐसे देखें तो ये स्टार्स हैं, क्या हो रहा है ये, हाँ जी, स्टार्स है मतलब हाई ग्रोथ सेगमेंट, हाई ग्रोथ सेगमेंट विथ सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर, जो कैश जनरेट करेंगे, कैश काउज है, जो लो ग्रोथ है, ठीक है, लेकिन बड़ा मार्केट शेयर है, लाइक HUL और ITC, HUL और ITC जैसी कंपनीज हैं। फिर क्वेश्चन मार्क है, जो फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट में है लेकिन अपना मार्केट शेयर लो है, तो यहाँ पर अपने को स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि अपना मार्केट शेयर बढ़े और फ्यूचर में यह कैश काउ बने। और डॉग्स जो हैं वो स्लो ग्रोथ है और लो कैश जनरेशन है, इनको निकाल के फेंक दो बाहर, कोई मतलब नहीं है इनको रखने से, ठीक है। इसके बाद एक और मॉडल आता है, नॉट वेरी रेलिवेंट, आई एम मतलब आई पर्सनली डोंट फील इट वेरी रेलिवेंट, ये कोई ऐसा मॉडल नहीं, बना दिया इसको बस जबरदस्ती, SCP मॉडल, स्ट्रक्चर कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस मॉडल, राइट। तो इसको मैं है ना डायरेक्टली नोट्स में से कवर कर रहा हूं, इसको डायरेक्टली नोट्स में से कवर करेंगे अपन, ये रहा स्ट्रक्चर कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस मॉडल। ये है ना अपने को इंडस्ट्री को समझने में मदद करता है, ठीक है। ये बोलता है सबसे पहले आप ये समझो कि इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उसमें कंपटीशन कितना ज़्यादा है, कितनी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, कोई एक सिंगल प्लेयर का डोमिनेशन तो नहीं है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के बीच में क्या बैलेंस है, वो इंडस्ट्री मोटे मोटे तौर पे कैसे ऑपरेट कर रही है, पहले वो देखो। फिर ये देखो, ठीक है, कि उसका कंडक्ट कैसा है, कंडक्ट एनालिसिस के अंदर क्या करेंगे पता है, बिजनेस का बिहेवियर चेक करेंगे, ठीक है, साइक्लिसिटी चेक करेंगे कि इंडस्ट्री साइक्लिसिटी तो नहीं, क्या कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो स्पेसिफिक स्किल सेट की डिमांड करती है, ठीक है, क्या उसके ऊपर टेक्नोलॉजी का कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा क्या। और फाइनली अपन परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि इसके फाइनेंशियल आउटकम्स क्या है, ठीक है, क्या कंपनी लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर पाएगी शेयर होल्डर्स के लिए, जो इंडस्ट्री है अपनी, ठीक है। ये बेसिक एनालिसिस है, इसके अंदर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, पूरा थ्योरी है, पूरा रटने वाला पार्ट है, बिलीव मी, इसमें अगर थोड़ा सा भी एफर्ट डालने जैसी चीज़ होती तो मैं खुद डाल देता, आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आपको पता है हाउ आई एम, राइट। चलिए, पेस्टल में, पेस्टल एनालिसिस, एक पेस्टल करके एनालिसिस होता है, आपने देखा होगा, जिसके अंदर अपन इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, टेक, लीगल एंड एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से, ठीक है।
पॉलिटिकल फैक्टर मतलब क्या है कि मेरी जो इंडस्ट्री जिस इन्वायरमेंट में ऑपरेट करती है, ठीक है, वहाँ पर गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी कैसी है। आप बताओ कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा सेफ है आपके हिसाब से, ठीक है। अब फूड इंडस्ट्री इन इंडिया और फूड इंडस्ट्री इन अफगानिस्तान, डेफिनेटली फूड इंडस्ट्री इन इंडिया। वाई? बिकॉज इंडिया हैज़ अ बेटर गवर्नमेंट गवर्नेंस स्टेबिलिटी, ठीक है। करप्शन कैसा है, फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या नहीं है, ठीक है, ये सब कंसिडरेशंस है। ओके, फिर आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे हैं, जीडीपी की ग्रोथ क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। बेसिकली अगर आप इंडिया और यूएस का कंपैरिजन कर रहे हो तो डेफिनेटली पीपल विल गो एंड इन्वेस्ट इन यूएस, बिकॉज यूएस में अभी तक ये सब चीज़ें बेटर है इंडिया से, ठीक है। फिर सोशो कल्चर फैक्टर्स कैसे हैं, वहाँ के लोगों की हेल्थ कैसी है, एजुकेशन कैसी है, उनका सोशल कंजम्पशन चॉइस कैसा है, अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। फिर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे हैं, ठीक है, क्या टेक सेवी पॉपुलेशन अवेलेबल है, क्या इंडिया में क्यों कभी ऐसा नहीं हुआ कि डीप टेक कंपनी नहीं बनी। अरे भाई, इंडिया में कोई पैसा देता ही नहीं सब्सक्रिप्शन का, हर आदमी को तो फ्री में चाहिए, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। वैल्यूएशन स्कूल के वीडियोस अवेलेबल हैं क्या, कमांडर, समझ रहे हो आप, इस तरह की चीज़ें होती हैं यार, कैसी बात कर रहे हो। चलिए, लीगल फैक्टर्स है, एनीवे दैट्स एब्सोल्युटली फाइन गाइस, ठीक है। कंसिस्टेंट लीगल फ्रेमवर्क है, ठीक है। क्या ऐसी कोई इंडस्ट्री है जिसके अंदर लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, बम बनाने का काम है, समझ रहे हो, हथियार बनाने का काम है। क्या इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ की परमिशन है, शराब बनाने का काम है, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं, कहीं ऐसी इंडस्ट्री तो नहीं जो पोल्यूशन के कारण, कार्बन फाइबर है जैसे ब्लैक कार्बन है, अब वो इंडस्ट्री ऐसी है जिसको बीच में यूएस ने बैन कर दिया था कि हम कार्बन नहीं बनाएंगे हमारे यहाँ पर, ठीक है, ब्लैक कार्बन नहीं बनाएंगे। तो उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण पूरा का पूरा इंडिया में शिफ्ट हुआ था, ये हुआ था, एक्चुअल में हुआ था, राइट। तो आपको ये सब एनालिसिस अपनी इंडस्ट्री में करते आना चाहिए, करना चाहिए मोटे मोटे लेवल पे, ठीक है। और क्या बचता है अपना आगे अभी इंडस्ट्री एनालिसिस में, अपना जो अब एक मेन चीज़ बचती है वो ये बचती है कि इंडस्ट्री के कुछ की ड्राइवर्स होते हैं और केपीआईज होते हैं। केपीआईज का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आप ये देखना की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का क्या मतलब होता है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो एक मिनट के लिए मैं आपको राइट एग्जांपल ही देता हूं। हाँ जी, आप अगर एक गोल्ड के बिजनेस को एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, तो आप वहां पर निकालोगे कि इसने इतना गोल्ड खरीदा, इतना गोल्ड बेचा, तो इसका प्रॉफिट पर केजी ऑफ गोल्ड कितना हुआ, कि 1 किलो गोल्ड पे इसको कितना मुनाफा हुआ। बिकॉज गोल्ड इज अ हैवी कमोडिटी, हैवी इन टर्म्स ऑफ किस 80-85 लाख रुपए का एक एक किलो गोल्ड है। लेकिन वहीं पर ही अगर आप एक आयरन का बिजनेस है, आप उसको एनालाइज कर रहे हो कि कितना आयन इसने खरीदा, कितना आयन बेचा, जो प्रॉफिट हुआ बीच में, तो आप कभी भी प्रॉफिट पर केजी नहीं बोलोगे, वहां पर आप बोल दोगे प्रॉफिट पर टन, राइट। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या दोनों, ये केपीआई है, प्रॉफिट पर केजी एंड प्रॉफिट पर टन, दिस इज द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है, ये परफॉर्मेंस दिखाता है ना। लेकिन ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर दोनों का इंडस्ट्रीज का अलग अलग है। मतलब यार, ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आप जब गोल्ड इंडस्ट्री में प्रॉफिट की बात कर रहे हो तो आप पर केजी बोल रहे हो, जब आयरन की बात कर रहे हो तो पर टन बोल रहे हो। तो बोले हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो क्या हर इंडस्ट्री के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर अलग अलग होते हैं क्या? हर के तो नहीं होते, लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज हैं जिनके केपीआईज अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो उनको अपन समझ लेंगे। उसके पहले यूनिट प्राइसिंग क्या होती है। यूनिट प्राइसिंग का मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए कि एक एक चीज बनाने की कितनी कीमत आई। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉटल की बात करें, तो इस बॉटल का अगर यूनिट प्राइस निकालना है तो क्या होगा पता है, कितने का प्लास्टिक लगा, कितने का ये रबर, ये जो ऊपर ब्लू कलर का रबर है वो कितने का लगा, ये बेल्ट कितने का लगा, ये ढक्कन कितने का लगा, ये जो स्प्रिंग है ये कितने की लगी, समझ रहे हो, इसकी जो पैकेजिंग हुई है उस पर कितना खर्चा आया। दिस इज यूनिट प्राइसिंग, कि इस एक यूनिट को बनाने में कितना कितना खर्चा आया, ठीक है, ये यूनिट प्राइसिंग है, ठीक है। अब ये देखिए कि यहां पर है ना कुछ की कंस्ट्रेंट फैक्टर्स होते हैं। की कंस्ट्रेंट फैक्टर्स मतलब ऐसे कुछ कारण जिनके जिनके होने से मेरी इंडस्ट्री, मेरा सेक्टर ग्रोथ नहीं कर पाएगा, वो कंस्ट्रेंट्स हैं।
जैसे एयरलाइन कंपनीज आप देखो, तो एयरलाइन कंपनी में क्या होता है पता है? एयरलाइन कंपनी में यूजुअली निकला जाता है रेवेन्यू पर किलोमीटर, पैसेंजर पर किलोमीटर, रेवेन्यू पैसेंजर पर किलोमीटर, ठीक है, प्राइस पैसेंजर पर किलोमीटर, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट, ऑक्यूपेंसी रेट, ये केपीआईज हैं इसके। इसका मेन कंस्ट्रेंट क्या है पता है? ठीक है, इसका मेन कंस्ट्रेंट ये है कि इसमें कैपेसिटी का कंस्ट्रेंट है। आपके पास जितनी सीट है आप उससे ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे कभी भी। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको फिर नए एयरक्राफ्ट खरीदने पड़ेंगे, ठीक है, दैट इज द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट। फिर अगर मैं ऑटोमोबाइल और कैपिटल गुड्स की बात करूं तो यहां पर भी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है, ठीक है, ये इसके केपीआईज हैं। आप अगर कमर्शियल बैंक की बात करो तो कंस्ट्रेंट क्या है कि डिपॉजिट्स के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अगर डिपॉजिट ही नहीं आएंगे तो मैं लोन कैसे दूंगा? रेगुलेटरी कैपिटल मतलब आरबीआई बोलता है कि थोड़ा सा पैसा साइड में रखो, उसका कुछ नहीं करना है, उसको लिक्विड रखो, ठीक है। इसके केपीआईज क्या क्या होते हैं? नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यहाँ नेट प्रॉफिट नहीं होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, कि आरबीआई ने जितना बोला है उतनी कैपिटल है आपके पास कि नहीं है। एनपीए रेशो क्या है? एनपीए रेशो मतलब जिन लोग आपसे पैसा लेके उधार लेके गए और खा गए, वापस नहीं दिया बैंक को पैसा, ठीक है। जो डिपॉजिट्स हैं और लोन बुक्स हैं इनकी ग्रोथ रेट क्या है, ये सब एनालाइज किया जाता है जब एक बैंकिंग इंडस्ट्री का एनालाइज किया जाता है। ये बैंकिंग इंडस्ट्री का केपीआई है। वहीं कंज्यूमर गुड का केपीआई क्या है कि वॉल्यूम और ग्रोथ क्या है, एवरेज प्राइस क्या है, ठीक है, क्वांटिटी यूनिट प्राइसिंग क्या है, क्वांटिटी ऑफ गुड सोल्ड। रिटेल के केस के अंदर नंबर ऑफ स्टोर्स, नंबर ऑफ स्टोर्स मतलब आप कभी भी देखना डी मार्ट का आप क्वार्टरली रिजल्ट देखना, आप जुबिलेंट फूडवर्क का क्वार्टरली रिजल्ट देखना, आप ट्रेंट का क्वार्टरली रिजल्ट देखना, ठीक है। यहाँ पर आपको बार बार टाइटन का क्वार्टरली रिजल्ट देखना, यहाँ पर आपको बार बार एक चीज़ का जिक्र मिलेगा कि नंबर ऑफ स्टोर की ग्रोथ क्या है, कितने नंबर ऑफ स्टोर्स अपन खोल रहे हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोर्स अपन ओपन करते हैं, ठीक है, उतनी ज़्यादा अपनी सेल्स में ग्रोथ होगी। यस और नो एवरीवन, राइट। सेम स्टोर्स सेल्स ग्रोथ SSSG बोलते हैं, या फिर इसको LKL भी बोलते हैं, लाइक फॉर लाइक, LFL, लाइक फॉर लाइक ग्रोथ। लाइक फॉर लाइक ग्रोथ का मतलब बताऊं क्या होता है? देखो, जुबिलेंट फूडवर्क है ना, जो पिज्जा बनाती है कंपनी, जुबिलेंट फूडवर्क के जो पिज्जा बनाती है, वो दो तरीके से ग्रोथ अचीव कर सकती है। नंबर वन, एक ग्रोथ अचीव करने का तरीका यह है कि वो पिछले साल के मुकाबले और नए स्टोर्स ओपन कर ले, ठीक है। जब वो नए स्टोर्स और ज़्यादा ओपन करेगी तो डेफिनेटली नई जगहों पर जाएगी, नए कस्टमर्स आएंगे और उसके कारण सेल्स बढ़ेगी। लेकिन ये तो एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी हुई ना, इसको आप हमेशा सदा सदा के लिए कैसे ग्रो कर पाओगे? ऐसे में बिजनेस को आप हमेशा के लिए परपेचुअली कैसे ग्रो कर पाओगे? तो इसके लिए बताऊं कहां पर फोकस होना चाहिए, कि जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टोर हैं उनमें कितनी ग्रोथ हुई, कि पिछले साल एक स्टोर ने 10 करोड़ का माल बेचा तो इस साल 12 करोड़ का माल बेचा, तो मेरी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो 20% की हुई, मेरी लाइक फॉर लाइक ग्रोथ 20% की हुई, ठीक है। वहीं पर ही मीडिया अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होता है? रीडरशिप, व्यूअरशिप, एवरेज एड रियलाइजेशन, कंटेंट एक्विजिशन कॉस्ट, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। आईटी बीपीओ केपीओज, आईटी सर्विसेज जो होती हैं न, एवरेज नंबर ऑफ एफटी बिल्ड, फुल टाइम एम्प्लॉय बिल्ड, कितने लोग ऐसे फुल टाइम थे जो काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट पे, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज रेवेन्यू पर एफटी, एफटी मतलब फुल टाइम एम्प्लॉय। अब एफटी इज अ वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी व्हेन यू विल बी एनालाइजिंग एनी आईटी सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली अगर आप देखते हो, मैं इसमें तो और भी अपन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। अभी हॉस्पिटल्स हैं तो हॉस्पिटल में रेवेन्यू पर पेशेंट पर बेड होगा। होटल इंडस्ट्री तो रेवेन्यू पर गेस्ट पर रूम। ऑक्यूपेंसी रेट, कितना परसेंट होटल रूम हमारे ऑक्यूपाइड है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है। फिर कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होते हैं, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉम कंपनीज, ठीक है, 2G वर्डिक्ट के बाद अब इट्स अ वेरी टाइटली रेगुलेटेड मार्केट, ठीक है। तो ये फ्रेमवर्क होंगे जो हमको एनालाइज करने, असेस करने। फिर टैक्सेशन है। टैक्सेशन जो होता है इंडिया में वो दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट टैक्सेशन होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन होता है, और फिर कुछ एक अदर तरीका का टैक्स होता है। मैं चाहता हूं कि ये तो आप खुद ही पढ़ना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है पता है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिसमें आपको पता होता है कि आप कितना टैक्स भर रहे हो और आप खुद अपनी जेब से अलग से टैक्स भरते हो गवर्नमेंट को, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। आपको खुद भरना है वो टैक्स, जाके अलग से, उसके अलग से रसीद मिलेगी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है पता है?
इनडायरेक्ट टैक्स होता है जब मैंने बॉटल खरीदी ना, तो सरकार ने मेरे से इस पे एक टैक्स ले लिया, जो ना मुझे भरना है अलग से जाके, ना मुझे ढंग से पता है कि वो कितना टैक्स लिया है, क्योंकि इस पे जीएसटी लिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, जब मुझे बेचा तब। और वो टैक्स किसने पे करा? मैन्युफैक्चरर ने पे करा गवर्नमेंट को एट द एंड, ठीक है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? मेरा इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स कौन सा? क्या टोल टैक्स डायरेक्ट टैक्स है? एब्सोल्युटली यस, टोल टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, आप खुद पे करते हो ना। रोड टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से हो जाएंगे? जीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स, ऑल दीज आर इनडायरेक्ट टैक्स। कस्टम ड्यूटी, ठीक है। और दूसरे अदर टैक्स कौन से हैं? रोड टैक्स, लाइफ टाइम टैक्स, चुंगी टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी जो पे करना है नहीं करना है वो सब, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ये सब अदर टैक्स की कैटेगरी के अंदर इसको रखा हुआ है, ठीक है। नाउ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगी इंडस्ट्री एनालिसिस की? वही सब घिसी पिटी चीजें। बहुत सारे सोर्स हैं। सबसे पहले तो इंडस्ट्री की जर्नल रिपोर्ट आती है एक, आईबीईएफ में मेरी तरफ से सोर्स ले लो, इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, इसकी वेबसाइट गोल्ड वाइन है। अगर आपको किसी भी सेक्टर पे रिपोर्ट चाहिए, आपको देखना है कि इंडिया का शुगर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, आप आईबीएफ से देख लो। आपको देखना है इंडिया का ज्वेलरी मार्केट कैसा, आईबीएफ, कॉस्मेटिक आईबीएफ, ऑटो आईबीएफ, मोबाइल आईबीएफ, राइट। तो आईबीएफ इज अ गुड सोर्स एंड इट्स अ रिलायबल सोर्स, ओके। सो आप प्लीज़ मन लगा के पढ़ाई करो। चैप्टर इतना इजी नहीं है जितना इजी मैंने आपको करके बताया है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके अंदर। इसमें जो बेस्ट मैं कर सकता था मैंने आप लोगों के लिए करा है। तो प्लीज़ आप इसमें से, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले वर्कबुक पढ़ना, फिर उसके बाद नोट्स देखना, फिर उसके बाद क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट करना, नीचे दिया हुआ है मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में, क्या कर रहे हो, ठीक है। चलिए, दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।